तो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा हमारा पॉलिटी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हमारे भारत में जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये प्रियम्बल का विचार, ये प्रियम्बल का आइडिया इन चारों में से कहां से लिया गया है? हमारे भारत में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से बोरो करे हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है ये हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है? राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। अगर हम आगे बात करें, हमने यूएसए से और क्या क्या बोरो किया है? हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भारत के राष्ट्रपति के इंपीचमेंट का प्रोसेस जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है, जजेस को रिमूव करना, प्रियम्बल और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस, ये सारे पॉइंट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से बोरो करे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन आइए। हमारे सामने चार भारत के संविधान को बनाने का जो पूरा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को लेके चार इवेंट दिए गए हैं कि मोंटेगू चैम्सफोर्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपने इसको सही क्रम में लगाना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके एंड में क्या हुआ। बताइए जरा क्या आंसर होगा कि आपके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जरा बेटा मुझे एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका सही क्रम आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। चलो, जिन लोगों ने थोड़ी बहुता पढ़ाई करी है बता देंगे वो तो, बाकी देखते क्या रहता है। अब देखो, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर 1932 तक 3 कराई गई थी। साइमन कमीशन 1927 में निर्माण हुआ। संविधान सभा 1946। तो जहां पे अगर मैं इसको सही क्रम में लगाऊं तो बहुत सिंपल रहेगा मेरा कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, 1 3 2 4 जहां बन रहा है वो करेक्ट है। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर ए लगाया है भैया उनका करेक्ट है, जीत गया, लड़ाई जीत गया, है ना। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? इनमें से कहां पे इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बताया गया है? धर्मनिरपेक्ष। सर सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो, सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है बेटा कि जहां पे ना तो हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, जहां बेटा ना तो हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म को हम लोग नीचे गिराने का ट्राई कर रहे हैं, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो राइट आंसर इज, भारत के प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ है। याद नहीं है आपको कि 42nd संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा दो वर्ड ऐड करे गए थे, एक सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था और एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। ये तो पॉइंट आपको याद होगा, है क्या नहीं? और इनके साथ साथ 42nd अमेंडमेंट से इंटीग्रिटी, एक ये वर्ड भी ऐड किया गया था। तो सेक्युलर वर्ड लिखा है भारत के प्रियम्बल में, है ना कि नहीं? अब देखो, जो बच्चे 9th स्केड्यूल लगा रहे हैं, बेटा 9th स्केड्यूल तो लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है। किसकी बात करेगा? लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, भूमि के सुधार की बात करता है। दोनों का कोई मेलजोल नहीं है। अगला आइए, नेक्स्ट। इन चारों में से अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूं कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि भारत में जो भी होगा जो कानून में लिखा है वही होगा। भारत में जो भी होगा जो कानून में लिखा है वही होगा, कुछ और नहीं होगा, है ना। रूल ऑफ लॉ, इन चारों में से रूल ऑफ लॉ के फीचर्स हैं। देखो, अगर कोई चीज कानून में लिखी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ लिमिटेशन होंगी। जो कानून में लिखा है वही होगा, अपने आप में एक लिमिट है। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ
कानून के समक्ष समानता, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी गई है। यह बात आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है कि सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी। अगर किसी के अंदर बेसिक सेंस हो, अगर लोगों के अंदर बेसिक सेंस भी हो, क्या सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी होती है? अबे सरकार की लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है, उल्टा लिखा हुआ है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर इज 1 to 4। राइट आंसर इज 1 to 4, ठीक है। चलो अगला आइए, नेक्स्ट। कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान का प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में अपना काम करते हुए कुछ डिसाइड किया है, कोई डिसीजन लिया है, सिंपल सी बात है ये वाली, कुछ डिसाइड किया है, कोई डिसीजन लिया है, तो उसके अंदर कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी? आर्टिकल 361 में। आर्टिकल 361 में जरा पढ़ना एक बार यहां पे। आर्टिकल 361 में गवर्नर को और प्रेसिडेंट को दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है कि अगर तो वो कोई काम ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रहकर कर रहे हैं, अगर तो वो कोई काम ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रहकर कर रहे हैं, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? दोनों को मिल जाएगी प्रोटेक्शन। उनके काम के अगेंस्ट उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। हां, अगर कोई काम ऑफिशियल कैपेसिटी के बाहर किया गया है, किसी को मार आए हो, किसी का मर्डर कर दिया है, कोई गलत काम कर दिया है, तो उसकी सजा मिलेगी उनको, ठीक है जी। चलो गुरुजी क्या हाल चाल? बस भाई साहब थैंक यू सो मच, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं जी? घर में सब कुछ ठीक, सब मंगल में चल रहा है? बढ़िया, वेरी गुड। अगला आइए जी, नेक्स्ट। अगर हमारे भारत में क्या बोल रहा है ये कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिक बनने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों तक निवास करना पड़ेगा? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर मैं आपसे सिटीजनशिप एक्ट की बात करूं, तो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का क्या मतलब होता है कि उसका कोई भी एक पेरेंट अगर भारतीय है, पापा मम्मी में से कोई एक या दोनों अगर भारतीय हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन होगी, यानी उनका जो बच्चा होगा वो भारतीय मूल का होगा। अगर वो भारत में रहना चाहता है तो भाई साहब उसको भारत में 7 साल के लिए रहना पड़ेगा, फिर भारत का नागरिक बन सकता है। सर इसका मतलब क्या है? देखो समझने का ट्राई करेंगे। एक लड़का है राहुल, उसकी वाइफ है सोनिया, उसकी वाइफ है सोनिया, नाम कितना अच्छा है ना। राहुल और सोनिया शादी करने के बाद यूएसए जाकर सेटल हो गए। अब वो कई सालों से यूएसए में रह रहे हैं। यूएसए में उनका एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा उन्होंने रोहित। हाँ, बेटे का नाम रखा रोहित। अब रोहित जब हो गया अपना 20 साल का, तो रोहित ने कहा कि मुझे तो इंडिया जाके सेटल होना है। अब लेकिन रोहित है तो यूएसए का नागरिक, तो रोहित को अगर इंडिया का नागरिक बनना है तो 7 इयर्स के लिए उसको इंडिया में आके रहना पड़ेगा, उसके बाद वो भारत के नागरिक के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स में से कोई भी एक भारतीय मूल का नहीं है, यानी कि दोनों विदेशी हैं, यानी दोनों विदेशी हैं, अगर उनका बच्चा भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको लेकिन 12 साल के लिए, उसको 12 इयर्स के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? भारत में रहना पड़ेगा। यह बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों को लेके 4 बातें करी गई हैं। क्या पूछ रहा है ये? कह रहा है चारों में से कौन सी बात सही है? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 4 बातों में से कौन सी बात सही है? बताओ जरा क्या आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स को लेके। पहला पॉइंट अगर चेक करें तो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, यानी कि न्याय संगत है। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, यानी कि न्याय संगत है। दूसरा, फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ये क्या बोल रहा है? फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, गलत। कैन बी सस्पेंडेड, यहां तक सही, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, गलत। मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट को
सस्पेंड कर देगा। क्यों कर देगा भाई? नहीं, इसके मतलब पापा जी की मर्जी है। मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, वेरी करेक्ट, राइट आंसर इज डी। बिल्कुल सही बोल रहे हो ये कि भाई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अनाउंस किया जाएगा कि इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय आप फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता वो कि आज सुबह उठा, चाय पीते हुए मन किया तो अब सस्पेंड कर दिया। ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी होगी तो सस्पेंड होगा। और उसके अंदर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये भी ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने किसके संविधान से लिया बेटा? सर ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया। ये हमने जर्मनी के संविधान से बोरो किया। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलो अगला आइए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के प्रियम्बल में ना 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये कह रहा है कि उन 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सही क्रम में लगा दो। क्या कर दो? उन 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सही क्रम में लगा दो। ठीक है, देखो सही क्रम याद कैसे रखोगे? इधर आओ, ऐसे याद करना, एस 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 डी आर के 3 बार एस उसके बाद डॉक्टर, 3 बार एस उसके बाद डी आर डॉक्टर। पहले पहले आएगा एस से सोवरेन। क्या आएगा बेटा? पहले पहले सोवरेन यानी कि संप्रभुता। दूसरे एस से आएगा मेरा सोशलिस्ट, दूसरे एस से आएगा मेरा सोशलिस्ट। ठीक है, तीसरे आएगा मेरा सेक्युलर। क्या आएगा? सेक्युलर। इस डी से आएगा मेरा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। आर से आएगा मेरा रिपब्लिक। क्या आएगा बच्चे? रिपब्लिक। सर ये सारी बातें आपको याद कैसे रहती हैं? ये क्वेश्चन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो, बार बार कॉन्सेप्ट को लिख लिख के देखो और बोलो कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप घर बैठ के क्लास देख रहे हो ना, मेरे पीछे पीछे बोलो। ऐसा लगे कि घर वाले सोचे कि हमारा बेटा है बेटी पागल हो गए, ये बैठे बैठे क्यों बोल रहा है। क्या बोलना है? ऐसे बोलो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 2-3 बार बोलकर देखो, फिर याद हो जाएगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एस 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 डी आर, एस 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 डी आर, एस 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 डी आर। समझ गए? ध्यान रखेंगे इस बात को। वेरी गुड। चलो भैया, तो क्या आंसर होगा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे लिखा ना। देखो ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ध्यान रखेंगे सारी बातों को। हाँ जी, क्या पूछ रहा है ये? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है भैया? ये क्वेश्चन है। देखो अभी अभी रिसेंटली भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया। अभी अभी कुछ टाइम पहले भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया, पता ना आपको? इसमें 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अगर तो प्रेसिडेंट के चुनाव को लेके बात आ जाए तो प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा, और भारत में जो विधानसभा है, मतलब भारत में 28 राज्यों के पास, भारत में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों के पास विधानसभा है। और भारत में दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं पाई जाती हैं। तो भैया इनमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करी जाए तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के
सभी मेंबर्स से क्या मतलब है, चाहे तो कोई मेंबर इलेक्टेड है या फिर कोई मेंबर नॉमिनेटेड है। इस वाले में कोई नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें सभी लोग नॉमिनेटेड इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे। सर अब क्या करोगे आगे? अब मुझे यह बताओ कि भारत में जो अभी नया वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है उनका नाम क्या है? जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है बेटा, वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। यह बात आर्टिकल 66 में लिखी हुई है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन तो होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो आर्टिकल 66 में यह पॉइंट लिखा हुआ है, यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और भारत के अभी जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने बेटा, उनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आज। हमारे भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। ये भारत के 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य में गवर्नर थे? एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे। ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट से आप। चलो खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट में मेंबर ऑफ, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पहला करेक्ट है। अगला आइए जी नेक्स्ट। हां जी, लोकसभा को डिसॉल्व करने की शक्ति इन चारों में से किसके पास है? हु कैन, वेरी गुड महाराष्ट्र, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? देखो हमेशा ध्यान रखना, पार्लियामेंट को भंग नहीं कर सकते, भंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको? लोकसभा को। क्यों? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, तो सर क्या किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन सस्पेंड द लोकसभा, पार्लियामेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, बट पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द राज्यसभा। व्हाई? बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। एक हमारे स्टूडेंट का नाम है क्लास में, मरी हुई नागिन का तड़पता हुआ नाग। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। नाग नागिन तो मतलब तब तक ठीक था, है ना, नाग नागिन तक तो ठीक था। ये कह रहा है कि मरी हुई नागिन का तड़पता हुआ नाग। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। क्रिएटिविटी को भाई साहब दात है आपकी, आपने क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त दिखाई है नाम लिखने में। क्या आंसर होगा इसका? इंडियन पार्लियामेंट, भारत में ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? संसद में क्या क्या आता है? इधर आओ। अगर तो संसद की बात करी जाए, अगर पार्लियामेंट की बात करी जाए, तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और भारत का प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन पार्लियामेंट संसद का एक पार्ट है, पार्लियामेंट संसद का एक पार्ट है। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए जी नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है? क्या इसे इलेक्ट किया जाता है? क्या इसको इलेक्ट किया जाता है? इसे सेलेक्ट किया जाता है? इसको नॉमिनेट किया जाता है या इसको अपॉइंट किया जाता है? एनी आइडिया? है आइडिया कुछ? है दम बताने का? है दम? देखो, अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखना हमेशा, जब भी संसद के चुनाव होते हैं ना, संसद के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है। संसद के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिस पार्टी के ज्यादा एमपी जीतते हैं, यानी कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है, जो पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, उसके हेड को, चीफ को, यानी जिसको बनाना चाहते हैं वो, उनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है
कि प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। इन चारों में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था? इन चारों में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर, क्या पूछ रहा था कि नहीं था? अच्छा, इन चारों में से कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था? अगर मैं एज अ स्टूडेंट आप लोगों से बात करूं और मेरे एग्जाम में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये ढूंढूंगा कि मुझे इसमें से क्या आता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को इन दोनों का नाम सुना भी ना हो, लेकिन आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का नाम सुना होगा, और आप इस बात को लेके 100% क्लियर हो गए कि भाई जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इन दोनों में से कोई भी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था, है ना? तो भैया जहां जहां 2 लिखा है यहां लिखा है, और जहां जहां 4 लिखा है वो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जब किसी जीएस के क्वेश्चन के अंदर फंस जाओ तो एक बार क्वेश्चन को छोड़ने से पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगा के देख लेना। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। फेडरल सिस्टम जो भारत में आप संघीय प्रणाली को फॉलो कर रहे हो, जो भारत में आप फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, ये फेडरल सिस्टम अगर बात करी जाए तो हमने इसको बोरो कहां से किया है? देखो ये जो हमारे सिस्टम है ना, ये वाला कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, तो इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज कनाडा, राइट आंसर इज जी, बहुत बढ़िया। अब ना थोड़ा मौसम बदल गया है वैसे, है ना? अब थोड़ी सी ठंड हो गई है, मैं ये देख रहा हूं, है ना? जैसे अभी चल रहा है एसी, तो मेरे को एसी बंद करने का मन कर रहा है कि एसी बंद कर दो, अब जरूरत नहीं है एसी की। क्या आंसर है इसका? हमारे भारत के संविधान में अगर मैं नंबर वाइज जाऊं तो हमारे भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं? जब भारत का संविधान लागू किया गया, जब भारत का संविधान लागू किया गया तो भारत के संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 स्केड्यूल थे और 22 पार्ट थे, 22 पार्ट थे। अभी 480 आर्टिकल है, 12 स्केड्यूल है और 25 पार्ट है। लेकिन स्केड्यूल की काउंटिंग बदल गई है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो 395 ही है। तो राइट आंसर इज 395 आर्टिकल है और बेटा 12 स्केड्यूल्स है। 395 आर्टिकल और बेटा 12 स्केड्यूल्स है ना? ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट, डीपीएसपी। इन चारों में से डीपीएसपी को लेके कौन सा पॉइंट करेक्ट है? कि डीपीएसपी जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी पार्ट ऑफ प्रीएम्बल है। देखो डीपीएसपी प्रीएम्बल का पार्ट नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, जस्टिशिएबल नहीं है। राइट आंसर इज बी। एक पॉइंट समझा रहा हूं, उस पॉइंट को अपने एग्जाम में याद रखिएगा, अगर आ जाए तो मेरे को थैंक यू बोल देना। देखो एक होता है हमारा फंडामेंटल राइट, एक होता है डीपीएसपी, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा जस्टिशिएबल है, यानी कि यह हमारा न्याय संगत है, यह हमारा न्याय संगत है। डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या बेटा? डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, यानी कि ये दोनों गैर न्याय संगत है। अच्छा, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हो। अगर कोई डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके अगर आपको लगे कि भैया इनको वायलेट किया गया तो आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, तो आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, यह मतलब है। ठीक है जी, चलो अगला आइए नेक्स्ट, इंडिया आफ्टर गांधी इस पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया
आफ्टर गांधी, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताओ क्या है? कुछ आइडिया अगर आपके मन में हो तो जरा बताइए मुझे एक बार कि सर इनके लेखक का नाम क्या है, कि सर इनके लेखक का नाम ये है। आता है या नहीं आता? आता ही होगा, समझदार लोग हो, मैं मानता तो ऐसा ही हो कि समझदार हो ना समझदार। वेरी गुड, हाँ जी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा इज द करेक्ट, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की बात करता है? देखो हमारे सामने 4 आर्टिकल दिए गए हैं, ये चारों के चारों आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे प्लीज सही बताना कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इधर आओ, बाहर निकल आओ बाहर, ठीक है, आते आते चाय समोसे लेते आना। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद की बात करेगा, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद की बात करेगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों की बात करेगा, किसकी करेगा बेटा? संवैधानिक उपचारों की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेगा। इसी को ही बी आर अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। 356 राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, 368 बात करेगा संशोधन के बारे में। और ये जो संशोधन और अमेंडमेंट की जो बात करी गई है भारत के संविधान में, पार्ट 20, हमने इसको साउथ अफ्रीका से बोरो किया है, हमने इसको साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। इसको लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो। जब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति को इसको पास करना ही पड़ेगा। पता होता आपको ये वाली संशोधन का अधिनियम, संशोधन का अधिनियम है ना, अगर प्रेसिडेंट के पास चला जाए तो ना तो प्रेसिडेंट उसको अपने पास रख सकता है और ना ही उसको फेल कर सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को उसको पास करना ही पड़ेगा, अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। राइट आंसर इज 1। अब देखो इस क्वेश्चन का फायदा क्या हुआ, हमने एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमने एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिए। 8 पॉइंट हमने क्या कर लिया, हमने 8 पॉइंट हमने एक क्वेश्चन में कर लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला आइए नेक्स्ट, विप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विप? जो लोग एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे इनकी तैयारी कर रहे हैं और वो जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें ये टर्म मैक्सिमम टाइम्स नहीं दी होती, उनमें ये टर्म मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये टर्म मुझे वनडे एग्जाम्स की मतलब बुक्स के अंदर पढ़ने को नहीं मिली है ना। यस, क्या आंसर होगा इसका? अ मेंबर हु एंश्योर्स डिसिप्लिन इन पार्लियामेंट। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। विप, विप जो एक हमारा मानकर चलो कि आप ये कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये पोस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है, ये पोस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है और इसका काम होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर संसद में जाएंगे वहां पर डिसिप्लिन बना रहे, वहां पे डिसिप्लिन बना रहे, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा हमेशा, एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, यूपीएससी के लिए बुक होती है ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां से पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां से पढ़ा था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला आइए, एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर है, अगर वो फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर अगर कोई व्यक्ति संसद का मेंबर नहीं है
तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? यस, बन सकता है, 100% बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। उसको 6 महीने के अंदर अंदर प्रूव करना पड़ेगा, उसको 6 मंथ के अंदर अंदर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि मैं इस जगह से एमपी बन गया हूं। अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो फिर उसको जगह से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज 6 मंथ। अगला आइए जी, नेक्स्ट। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी फॉर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमने इमरजेंसी की बात इनमें से भारत के संविधान के कौन से पार्ट में करी है? हमने इसमें जो ये इमरजेंसी की बात करी है बेटा, वो कौन से पार्ट में करी है? देखो, अगर तो पार्ट 20 की बात करूं, पार्ट 20 संशोधन की बात करता है, पार्ट 9 पंचायत की बात करता है, पार्ट 9 पंचायत की बात करता है, पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन की बात करता है, और पार्ट नंबर 18 इमरजेंसी के प्रोविजन की बात करेगा, चुन आपातकाल के प्रावधानों की बात करता है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 368, इसका है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, इसका है 324, इसका है 352, 356 और 360। ठीक है, राइट आंसर इज डी। इमरजेंसी का पूछा है ना? हाँ जी, राइट आंसर इज डी। अगला, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया के बारे में यार तुम क्यों, मतलब कुछ बच्चे ऐसे आते हो जो बिल्कुल ही ऐसे करते हो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम, क्या है इंटरनल इशू, क्या है आपको? ये ऐसे कमेंट करने का बेटा क्या मतलब है? शिवम अग्रहारी, यार मत कर भाई ये सब, जबरदस्ती मेरे को तेरे को ब्लॉक करना पड़ जाएगा। अगर तू मेरे को पहले से जानता है ना, तो तुझको पता होगा कि मुझे 1 सेकंड लगेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी क्लास से निकाल दूंगा मैं। ऐसे कमेंट मत कर, लास्ट वार्निंग है ये। ठीक है, बाकी मर्जी है अपनी। क्या आंसर है इसका? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया राज्यों का फेडरेशन नहीं है, इंडिया राज्यों का यूनियन है। यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। समझ गए? सर इसको ब्लॉक कर दो। हर इंसान को बेटा जिंदगी में थोड़ा बहुत मौका दे देना चाहिए, है ना? तो हमने इसको लास्ट एक वार्निंग दे दी है। अगर भाई वार्निंग नहीं समझेगा तो फिर कोई बात नहीं, ब्लॉक कर देंगे। समझ जाएगा तो वेरी गुड। मैं तो चाहता हूं कि मेरे भाई प्लीज मत कर, क्लास अटेंड कर, अपने पढ़ने पे ध्यान दे। ठीक है, अगला नेक्स्ट आइए, 23वां क्वेश्चन आइए हमारा। हु हैज बीन प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट 3 मेंबर कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? इनमें से ना एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का काम था कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, है ना? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को आकलन करके बेटर करना। राइट आंसर इज आर एस सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, सरकारिया कमेटी 1983 में सरकारिया कमेटी बनाई गई, 1988 में रिपोर्ट को सबमिट किया, रंजीत सिंह सरकारिया। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, यहां पर गलती से बी लिखा है, इसका आंसर डी करेक्ट होगा। अगला आइए, नेक्स्ट। अ गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन। क्या क्वेश्चन है? कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप कहां पर पेश कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। और पेश करने से पहले 50 लोगों के सिग्नेचर लगेंगे। 50 लोग कौन? लोकसभा के मेंबर, 50 लोग लोकसभा के मेंबर। अगर 50 लोगों ने साइन कर दिए, फिर स्पीकर के द्वारा उसको मंजूरी दी जाएगी, फिर उसको स्पीकर के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। अगर स्पीकर ने मंजूरी दे दी, उसके बाद उसको लोकसभा में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। अगर 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा, तो जो पार्टी है रूलिंग गवर्नमेंट, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, फ्रेश चुनाव कराए जाएंगे, फ्रेश चुनाव कराए जाएंगे।
चलो कोई बात नहीं, हमारे चैनल से हमने एक बच्चे को हाइड कर दिया, एक तो गया, एक गया, ठीक है ना, एक बच्चा हमने हाइड कर दिया। देखो जो भी क्लास में आएगा फालतू बदतमीजी करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा, मैं उसे क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। पढ़ना है तो क्लास में आओ, नहीं पढ़ना मत आओ, सिंपल, ठीक है। आगे अगला आइए जी, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? ये इस एक्स का मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड वाली एक्स नहीं है कि जो छोड़ के चली गई है आपको, इस एक्स का मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल। राइट आंसर इज भारत का वाइस प्रेसिडेंट, राइट आंसर इज भारत का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई? देखो ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी हैं, ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी हैं। 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, ये मेरा करेक्ट आंसर है। इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। 44th अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हुआ करता था, अब वो आर्टिकल 300A में है, अभी आर्टिकल 300A में लीगल राइट है। 52nd अमेंडमेंट 1985, इसके द्वारा भारत के संविधान का जो 10वां स्केड्यूल है, भारत के संविधान का जो 10वां स्केड्यूल है वो ऐड किया गया। 10वां स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल विरोध कानून के बारे में बात करता है। अगर बात करो 61st अमेंडमेंट की, पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी, उसको कम करके 18 कर दिया, इसको लागू किया गया था 1989 में। बट राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। अगला आइए, चलो भैया एक और आदमी हमारा ब्लॉक होने के लिए तैयार हो जाएगा। शिवम अग्रवारी मेरे भाई, बाय। चलो डन, एक और भाई गया हमारा, ठीक है, एक और भाई गया हमारा, ठीक है जी, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का क्या तरीका है? भारत में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का क्या तरीका है? कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है? बताइए जी, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज यस, राइट आंसर इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा। सर ये डायरेक्ट चुनाव और इनडायरेक्ट चुनाव में क्या फर्क होता है? जब आम आदमी वोट देने जाता है तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जब आपकी उंगली के इस वाले एरिया पे काले रंग का निशान लग जाता है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन जिन लोगों ने जिन लोगों को आपने चुना है, अगर वो आपके लिए किसी को चुन रहे हैं तो वो होता है बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगला आइए नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर बी, जरा पढ़ के बताओ। देखो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम का है। देखो पीछे से आपको यूट्यूब क्लास में हमारी टीम पूछ रही है कि क्लास कैसी लग रही है, ऑप्शन है बढ़िया, बहुत बढ़िया या सही है। देख रहे हो आप ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ इनको कि क्लास कैसी लग रही है, पता लगेगा फिर कि बढ़िया है, सही है या बहुत बढ़िया है। सारे बच्चे बताना जरा एक बार टिक करके कि कैसे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह क्वेश्चन यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का है, अगर क्लियर कर लिया है क्वेश्चन तो समझना कि भैया पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग देगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता। बिल्कुल सही है कि अगर भैया वो सदस्य ही नहीं है, अगर वो सदस्य ही नहीं है तो अध्यक्ष कैसे बनेगा? तो पहले वाला तो हमने क्या कर दिया बेटा, पहले वाला तो हमने, हमारा स्टेटमेंट पहले वाला करेक्ट है। दूसरा, व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वेकेट, अच्छा
यदि जब भी विधानसभा भंग हो जाएगी अध्यक्ष तुरंत अपना पद त्याग देगा, यह गलत है। ओनली स्टेटमेंट वन करेक्ट, राइट आंसर इज ओनली ए। सर बी वाली गलत क्यों है? बी वाली गलत क्यों है? देखो इधर आओ। मानो कि यहां पर चल रही है लोकसभा, लोकसभा को भंग कर दिया गया, लोकसभा को भंग कर दिया गया। यह बैठा था इस लोकसभा के ऊपर लोकसभा का स्पीकर। नई लोकसभा को बनने में, नई लोकसभा को बनने में, न्यू लोकसभा आने में लग गए 2 महीने। ठीक है, यह स्पीकर तब तक काम करता रहेगा जब तक नया स्पीकर गद्दी पर आकर नहीं बैठ जाता। इस टाइम पर जो ये स्पीकर काम कर रहा है इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसको प्रोटेम स्पीकर का नाम दिया जाता है। तो जो स्पीकर है वो हटेगा नहीं, वो सिर्फ बैकएंड पे काम करेगा। तो राइट आंसर इज दिस ओनली वन, राइट आंसर इज दिस ओनली वन। ठीक है जी, चलो अगला आइए। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन चारों में से किसका मुखिया होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन चारों में से किसका मुखिया है? क्या लगता है क्या आंसर होगा जी? क्या आंसर देना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसका मुखिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन 28 समझ नहीं आया? इधर आओ, देखो क्वेश्चन 28 देखो क्या बोल रहा है, इसको दोबारा कवर करेंगे एक बार। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, डिफिकल्ट तो होगा। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि अगर विधानसभा में जो विधानसभा का अध्यक्ष है अगर वो अपना पद त्याग देता है तो ऑब्वियसली अगर पद से त्याग दे देगा तो मेंबर नहीं होगा ना, यही तो लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर ये कह रहा है कि अगर विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो क्या अध्यक्ष अपना पद त्याग देगा? नहीं, विधानसभा भंग करने के बाद भी अध्यक्ष काम करता रहता है जब तक नई विधानसभा ना बन जाए, जब तक नया स्पीकर ना आ जाए। तो यह स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इज वन ओनली। आएगा 30वां क्वेश्चन हमारा, इनमें से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, देखो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर 2 लेवल पे होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर 2 लेवल पे होते हैं। इधर आओ, एक होता है केंद्र के लेवल पे, एक होता है केंद्र के लेवल पे जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। एक होता है स्टेट के लेवल पे जिसे कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये होता है आर्टिकल 165 स्टेट के लेवल पे। तो राइट आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ साथ हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस यहां पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा सुपर पास लाइव के साथ जुड़ना चाहता है, सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करना चाहता है, तो सुपर पास लाइव आपके सारे एग्जाम का एक सिंगल गेट है, ऐसा एक सब्सक्रिप्शन जहां पर आप सारे एग्जाम की तैयारी, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपके चाहे डिफेंस का हो, चाहे आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, अगर आपने एक बार सुपर पास लाइव में एनरोलमेंट कर लिया, अगर आपने एक बार सुपर पास लाइव की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो फिर आपको किसी भी एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुंह से एग्जाम का नाम निकालना, सुपर पास लाइव में आपको एग्जाम मिल जाएगा। सुपर पास लाइव का प्राइस क्या होता है? नॉर्मल डेज में इसका प्राइस होता है एक साल में 2000 रुपए का, लेकिन अभी क्योंकि दिवाली का डिस्काउंट चल रहा है, अभी दिवाली की हमारी सेल चल रही है, तो यही 2000 रुपए की जो सुपर पास लाइव की फीस है बेटा, आपको 899 में सुपर पास लाइव मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए। अगर आप जरा एक बार ध्यान दो, आप मानो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मानो कि आप इन तीनों के लिए अलग अलग कोर्स लेते हो, फिर साथ में एक अलग टेस्ट सीरीज लेते हो, तो आपका लगभग 3 से लेकर 4000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार 899 दे के सुपर पास लाइव की कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले ली एक साल के लिए, तो यहां पर आपको सभी एग्जाम के लिए लाइव कोर्सेस, हर लाइव क्लास के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, नोट्स, टीचर की गाइडेंस, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस सुपर पास लाइव के अंदर।
साथ साथ इस सुपर पास लाइव में 899 में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स अगर आप लोगे अकेले तो आपको इसकी फीस पड़ेगी लगभग 599 की या 600 की। वो 899 में दिवाली के मौके पे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो 899 में सभी एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस की सब्सक्रिप्शन, साथ में टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स यानी कि टेक्स्ट बुक के पासेस की, टेस्ट पास की सब्सक्रिप्शन इसी में इंक्लूड है। और दोनों की फीस सिर्फ 899 है। सर कहां से लें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और लिंक पे क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड लगाइएगा SAHIL। आपको ये पूरा सुपर पास लाइव मिल जाएगा सिर्फ 899 में अगर आपने साहिल कोड लगाया तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।